बच्चे आज का अपना टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने इससे पहले जितना टॉपिक किया उसमें क्या किया था, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन सबको पता है क्या था, इट इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स द प्लेन सरफेस। जब लाइट कभी भी किसी भी एक प्लेन सरफेस पे या शाइनी सरफेस पे टकरा रही है, वहां से बाउंस बैक कर रही थी। रिफ्रैक्शन क्या है, हमने 10th क्लास में ऑलरेडी इन चीजों को पढ़ा हुआ है। रिफ्लेक्शन क्या था, इट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। पता है सबको ये वाला पार्ट कि बेंडिंग ऑफ लाइट जो होगी, जब लाइट कोई मीडियम चेंज करेगी, किसी एक मीडियम से होते हुए दूसरे मीडियम में जाएगी, रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर, तो लाइट अपना पाथ चेंज करती है। उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, है ना। पता है सबको ये वाला पार्ट। तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सबको ये वाली बात पता है? अगर किसी को नहीं पता है तो साथ के साथ नोट डाउन कर लेना। पता है ना ये कि when light goes from rare to denser it bends towards the normal and when light goes from denser to rare it bends away from the normal। और अगर वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाती है, एग्जैक्टली इस तरीके से, तो हम अगर बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बिल्कुल सीधा निकल जाएगी। ठीक है, नॉर्मल के अक्रॉस अगर लाइट जाएगी तो बिना डाइवर्ट हुए एज इट इज सीधी की सीधी निकल जाएगी अपने पास। अब यहां पे ना मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने के अलग अलग तरीके दिखाए हुए हैं। अब इन अलग अलग तरीकों को समझना बच्चे, ये जितने भी हैं ये जो वेज हैं इन पे ध्यान देना। मैंने ये बुक्स के हिसाब से लिखे हुए हैं, बुक्स में, क्वेश्चन पेपर्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, हर जगह पे अलग तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मैंने कोशिश करी है सारे ही तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को हम यहाँ पे इंक्लूड कर लें। जैसे कि μ21, ये क्या है, when light goes from medium 1 to medium 2। ठीक है, 21 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट मीडियम मतलब सेकंड फ्रॉम मीडियम 1 से निकल के 2 के अंदर जा रही है। और अगर μ12 लिखते हैं इसका मतलब लाइट गोज फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। सॉर्टेड है, सिंपल है ये। μ12 का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन लाइट गोज फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1, है ना। और इसके लिए क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सेम फॉर्मूला जो 10th में हमने किया। μ21 के लिए क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। डन है। जिस में जा रही है उसकी वेलोसिटी ऊपर रहेगी। ठीक है, जो जिस मीडियम में पहले इनिशियल लाइट होती है, इनिशियली लाइट जिस मीडियम में है उसकी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जिस दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। डन है, ये सिंपल याद रखेंगे। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, 1μ2 का मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। 2μ1 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। और WμG यहां दिख रहा है, मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया है, इसका भी मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। डन है, ये बात समझ में आ रही है। साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी क्लियर है। आई क्या होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या होता था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पता है ये वाला बात, है ना, ये बात सारे को पता है, ये वाले पार्ट की क्लियरेंस है सबको। व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज गिवन बाय, क्या बोला है बच्चे यहाँ पे, जब लाइट कहां मूव करी है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, उस वक्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, उसको हम कैसे लिख रहे हैं, n/1। अब यहां का मतलब समझ में आ ही रहा है, 1 से 2 के अंदर लाइट एंटर कर रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, sin i by sin r which is n2/n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। डन है, क्लियर है बच्चा। ये फर्स्ट मीडियम n1, सेकंड मीडियम n2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सीधा सीधा फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, C/V। ये भी पता है सबको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, NGW का मतलब हुआ वही सेम कहानी जैसे हम 1 से 2 लिख रहे थे, यानी कि इसके अंदर कहां आ रही है, वाटर से होते हुए ग्लास के अंदर एंटर कर रही है लाइट, तो हमारे पास आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी इन वाटर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। डन है। और ये हमारे पास refractive index of glass with respect to water is reciprocal of refractive index of water with respect to glass। ये ठीक है।
और एक और चीज क्या, देखो अगर यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर आ गया 60 मान लो या आई मान लो सीधा, तो हमारे पास अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टाइम्स sin 60 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टाइम्स sin r। ये समझ में आ रहा है क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला वो sin i बाय sin r है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करके लिखा और कुछ नहीं है ना। sin 60 बाय sin r mu g बाय mu w which can be written as w mu g। ठीक है, w हमने किसके लिए लिख लिया, वाटर के लिए, और g हमारा ग्लास के लिए आ गया, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फॉर्म में है। किसी को इसमें परेशानी, ये जिस फॉर्मेट में है ये सारे फॉर्मेट लिख लेना है एक बारी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास बच्चा पूरा ये डायग्राम, जो ऐसा कुछ तुमने 10th क्लास के अंदर ऑलरेडी देखा। अपने पास बच्चा जो ये ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट था, कुछ बच्चों ने 10th क्लास के अंदर किया भी होगा, है ना। अगर प्रैक्टिकल करेंगे तब देख भी लेंगे ग्लास स्लैब वाला पार्ट, अदरवाइज बहुत सीधा सा होता था। हमारे पास क्या है, अगर एक ग्लास स्लैब है तो ग्लास स्लैब का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी एयर से ज्यादा है। अब यहां से अगर हम इसके ऊपर ओब्लिकली किसी एंगल पे एक लाइट भेजते हैं, ये क्या बना, ये नॉर्मल, ठीक है। तो यहां क्या एंगल बना बच्चे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट अगर यहां एयर से ग्लास के अंदर एंटर कर रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रेयर टू डेंसर। तो लाइट कहां है, अगर यहां पे ये मीडियम चेंज ना होता तो ये लाइट सीधी जानी चाहिए थी, बिल्कुल इस तरीके से ये निकलनी चाहिए थी। लेकिन हमें क्या पता, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो वो इधर को बेंड होके यहां कहीं आ गई, और ये जो एंगल आया नॉर्मल के साथ, ये क्या बन गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां पे एक और नॉर्मल बन गया, क्योंकि यहां पे फिर दो मीडियम का इंटरफेस आ गया, और ये नॉर्मल क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। तो यहां पे क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम, और यहां से अब जो लाइट आएगी वो बिल्कुल इस तरीके से निकलेगी, और ये रेड लाइन और ये वाली लाइन क्या रहेंगी, पैरेलल। ये आ गया एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है। ये बात समझ में आई है। अगर मैं लाइट वहां से भेज रहा हूं ऊपर से, तो ये पाथ फॉलो हो रहा है, और अगर मैं लाइट नीचे से भेजूंगा, तो अगर मैं सेम इमर्जेंट के एंगल पे यहां से लाइट भेजूंगा तो भी सेम एज इट इज पाथ फॉलो होगा, ठीक है। वो बिल्कुल एज इट इज रिट्रेस कर लेगा पाथ को, जितना ऊपर से आ रहा है उतना ही नीचे। अगर मैं यहां एक मिरर लगा देता हूं जो बाउंस बैक कराए पूरा, तो बिल्कुल लाइट सेम पाथ फॉलो करते हुए बाहर निकल जाएगी। क्लियर बात है ये। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, इमर्जेंट समझ में आ गया। अब जहां लाइट जानी चाहिए थी वो पाथ ये वाला था, अगर रिफ्लेक्शन ना हुआ होता तो, और जहां गई है, इन दोनों के बीच में जो शिफ्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट, है ना। इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है। अब इसके अंदर एक और समझो, जहां हमारे पास अगर मैं एंगल की बात कर रहा हूं, तो देखो हमारे पास एंगल्स में वेरिएशन कहां कहां पे, डेल्टा, ये जो एंगल में वेरिएशन आया है ओवरऑल, इसको हम मान लेते हैं डेल्टा पहला। ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। बात समझ में आ रही है। सारे डायग्राम बनाओ बच्चे, साथ में बनाते चलो, इसे पूरा करेंगे। हाँ जी बच्चा, सबने डायग्राम बना लिया। अब देखो इस डायग्राम के अंदर सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट देखना। अब मैं नॉर्मल को मैं नीचे तक लेके आ गया हूं, इसका नाम मैंने L1 पॉइंट रख लिया, ठीक है। तुम स्क्रीन पे भी देख सकते हो, अगर कलर के फॉर्म में देखोगे थोड़ा सा, अगर विजिबिलिटी में आसान रहेगा थोड़ा। यहाँ पे L1 आ गया, इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख लिया, M। यहाँ पे जो रखा हुआ है, मैं दोनों डायग्राम में बिल्कुल सेम सही लेबलिंग करिए, बिल्कुल सेम रहेगा। M से इधर मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया N डैश। ये तुम देखोगे जो M डैश है, ये बेसिकली उस लेटरल शिफ्ट की वैल्यू के इक्वल आ रहा है बिल्कुल, है ना। तो ये मैंने क्या बना लिया, MN डैश। यहां तक ठीक है, नॉर्मल आ गया, एंगल ऑफ इमर्जेंट जिसको नाम तुम R2 दे सकते थे। और मैंने यहाँ पे एक और काम किया हुआ है। अब देखो एक बार एक लॉजिक समझना, अगर यहां से लाइट आई थी तो पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस था I1, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1। यही यहां पर जब आएगा, इसको जिसको मैंने R लिखा था या R2 लिखा था, ये वाला इस इंटरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है कि नहीं, जिसको मैं I2 लिख सकता हूं। और ये जो इमर्जेंट है ये एक तरह से R2 बना कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है ना। इस इंटरफेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना कि नहीं।
वो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए वैसे R1 और R2 लिख लेते हैं, लेकिन लॉजिकली समझ रहे हो ना I1 और I2 का लॉजिक क्या है? क्लियर है? एंगल ऑफ इंसिडेंस पहला ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा ये है इस सरफेस के लिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेकंड जो एमर्जेंट वाला है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है सेकंड केस के लिए। क्लियर है? रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर निकलते हुए, यहां तक बिल्कुल सबको ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहां पे हम क्या लगाएंगे बच्चा? स्नेल्स लॉ लगाओ सबसे पहले। स्नेल्स लॉ पता है सबको क्या होता है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंगली अपने पास क्या आएगा? साइन ऑफ आई बाय साइन आर, ये बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं ए म्यू जी लिखूंगा, इसका मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और ये किसके इक्वल आएगा? साइन ऑफ I1 बाय साइन ऑफ R1। बिल्कुल ठीक है, किसी बच्चे को इसमें परेशानी है? साइन ऑफ I1 बाय साइन ऑफ R1। और ऐसे ही अगर नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है? एयर टू ग्लास की जगह ग्लास टू एयर जा रहा है, ग्लास म्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ऐसा रहेगा कि नहीं? और ये किसके इक्वल आएगा? साइन ऑफ I2 बाय साइन ऑफ R2। हाँ जी, ठीक है। अब मुझे क्या पता है? R1 और R2 इक्वल है, और I1 और I2 इक्वल रहेंगे, है ना? R1 और R2 इक्वल हैं तो I1 और I2 भी इक्वल रहेंगे। अगर ये दोनों इक्वल रहेंगे तो यहां से मैं प्रूफ कर सकता हूं कि अगर मैं मान लो इसको मैं ऐसा ही लिख दूं, साइन ऑफ I1 किसके इक्वल है? अब ये जो I2 है वो तो R1 के इक्वल है, तो मैं इसको R1 लिख सकता हूं, और R2 किसके इक्वल है? इमर्जेंट। इमर्जेंट देखो, तो ये पता चला ये हमारे पास रेसिप्रोकल बन रहा है, इसका बन रहा है कि नहीं? सीधा सीधा हमारे पास क्या आ गया? ए म्यू जी का, यानी कि जब एयर टू ग्लास और ग्लास टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल रहेगा। बेसिक सी चीज थी, इसको बस हमने फॉर्मूला की फॉर्म में लिख दिया। अब मेन जो मेरा टारगेट था ना, मेरी कहानी क्या थी इस टाइम पे, ये सब तुमने 10th क्लास में किया हुआ है। अपना आज का टारगेट है मेन डेल्टा निकालना, डेल्टा को किसी तरीके से रिलेट कराना। अब देखो, जब मैंने यहां से इस पॉइंट का मैंने नाम नहीं दिया, इस डायग्राम में मैंने दिया हुआ था L, इसका नाम है L, और नीचे वाले का L डैश या L1। अब ये L से L डैश क्या है? थिकनेस ऑफ ग्लास, है ना? थिकनेस ऑफ ग्लास है। अब हम एक काम करते हैं बच्चा, पहले एक ट्रायंगल पकड़ते हैं, इन ट्रायंगल MLN डैश, MLN डैश, ये दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल है जो, अगर तुम स्क्रीन पे देखोगे तो इधर देखो ध्यान से, ये वाला जो येलो कलर के ट्रायंगल, येलो कलर से जो हमने हाईलाइट किया हुआ है, डन है? तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर हमारे पास एंगल्स कौन कौन से हैं? एक तो डेल्टा एंगल आ गया। अब डेल्टा एंगल को अगर तुम ध्यान से देखो, एक चीज नोटिस करना, यहां से ये लाइन स्ट्रेट जा रही थी और यहां से एक ये लाइन आ गई, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुए दोनों, I1 और डेल्टा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुए। तो डेल्टा जो आ गया अगर I1 के इक्वल है, ये क्या था? ये R2 था, तो ये बचा हुआ है जो, मतलब डेल्टा नहीं है पूरा, ये वाला एंगल जो था ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल था, लेकिन उसका एक हिस्सा क्या है? R1। तो ये बचा हुआ क्या हुआ? I1 माइनस R1 डेल्टा के इक्वल आया कि नहीं? ये बात समझ में आ गई है? इस डायग्राम में अगर हम सेम यही करें, यहां से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के अकॉर्डिंगली ये एंगल मेरे पास I1 माइनस R1 डेल्टा आया कि नहीं, है ना? अब जो हमने ट्रायंगल लिया है, इस ट्रायंगल के अंदर डेल्टा क्या बचा? डेविएशन ऑन फर्स्ट रिफ्रैक्शन। तो डेविएशन ऑन फर्स्ट रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंगली मैं पहले साइन डेल्टा निकाल रहा हूं। साइन डेल्टा क्या होगा बच्चों? देखो, यहां से हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, MN डैश राइट एंगल बन रहा है। अब यहां पर इसके अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर क्या ये, और हाइपोटेन्यूज कहां पे है? ये वाला है कि नहीं? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू डालो, MN डैश बाय LM, बिल्कुल ठीक है ना? यहां तक ठीक है। अब यहां पर अगर तुम एक चीज देखो तो LM जो है एक अननोन वैल्यू है हमारे लिए। हम एक काम करते हैं, L मेरे को मेन क्या चाहिए, मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, मुझे थिकनेस से रिलेट कराना है, जो ये ग्लास की थिकनेस है इसके साथ डेल्टा को रिलेट कराना है। अगर मैं ग्लास की थिकनेस के साथ रिलेट कराना चाहता हूं, यहां पे हमारे पास अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर देखूं, L डैश M के अंदर, है ना? L डैश M के अंदर देखना जरा, इन ट्रायंगल L डैश M, तो cos ऑफ R1, cos R1 क्या आएगा बच्चा? ये राइट एंगल, वो एंगल, ये आया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या बना?
एल एल डैश बाय एल एम, आया कि नहीं? तो मैं यहां से एल एम को क्या लिख सकता हूं, एल एम इज इक्वल टू एल एल डैश बाय कॉस ऑफ आर वन लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और एल एल डैश बेसिकली थिकनेस है और कुछ नहीं, और ये वैल्यू मैं साइन डेल्टा वाले फॉर्मूला में डाल देता हूं, साइन डेल्टा इज इक्वल टू एम एन डैश, एम एन डैश का लेटरल शिफ्ट है, ये भी हमारे को रिक्वायर्ड है, रखते हैं इसे साथ में। और एल एम की वैल्यू क्या आ गई, टी बाय कॉस आर वन, आई कि नहीं? कॉस आर वन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, हाँ जी, ठीक है। तो यहां से मैं क्या निकाल लेता हूं, साइन डेल्टा एम एन डैश अपॉन टी इंटू कॉस ऑफ आर वन। किसी को दिक्कत बचे इसमें? अब मैं लेटरल शिफ्ट अगर निकालना चाहता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एम एन डैश क्या, लेटरल शिफ्ट विच इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ आर वन। अब अगर आर वन की वैल्यू मैं निकालूं यहां से, तो आर वन की वैल्यू क्या निकल रही है, आर वन इज इक्वल टू आई वन माइनस डेल्टा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख दो यहां पे, एम एन डैश लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब टाइम्स साइन डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन अपॉन कॉस ऑफ आई वन माइनस डेल्टा। लिख सकता हूं कि नहीं इस फॉर्म में, है ना? या तो यहीं छोड़ दो, या एक तरीका क्या है, अब मैं डेल्टा को, क्योंकि यहां पे डेल्टा डेल्टा हमारे लिए एक अननोन वैल्यू है, या मेरे पास एक क्या तरीका है कि R1 को R1 रहने देते हैं, वो हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से निकाल देंगे, मैं डेल्टा को क्या लिख लूं, I1 माइनस R1। तो इसी को मैं किस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, एम एन डैश इज इक्वल टू टी टाइम्स साइन डेल्टा, डेल्टा क्या था, I1 माइनस R1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ R1। ये हमारे पास बचा लेटरल शिफ्ट की वैल्यू डिराइव हो गई है। क्लियर बात है, पक्का? या एंगल ऑफ डेविएशन के साथ हमने लेटरल शिफ्ट को एक तरह से रिलेट करा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया, थिकनेस आ गई, जिसके साथ लेटरल शिफ्ट डिपेंड करती है। डन, एक बार नोट डाउन करो इसे बच्चे। अब हमारा टॉपिक है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ ऑफ अ टैंक। याद है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट हमने ये भी 10th क्लास के अंदर थोड़ा सा समझा था, अब नहीं याद? चलो फिर तो सुन लो भाई। रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का मतलब क्या है, तुमने कभी स्विमिंग पूल के अंदर अगर कोई और ना हो, पानी स्टिल है, या फिर स्विमिंग पूल छोड़ो बाल्टी के अंदर कभी ऊपर से ऑब्जर्व किया है कि बाल्टी जितनी गहरी होती है उतनी दिखती नहीं है, जो पानी होता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ, मतलब उसका जो बेस होता है वो थोड़ा ऊपर की तरफ दिखता है, ऐसे लगता है कि डेप्थ एक्चुअल नहीं दिख रही है वहां पे, तो उसे क्या कहते हैं, एपरेंट डेप्थ। अब कहानी क्या होती है, अगर मैं इसका एग्जांपल समझाऊं तुम्हें, मान लो हमारे पास देखो ये बीकर मान लेते हैं, अब यहां पे एक कॉइन रखा है हमने नीचे, ठीक है, जो इसके सरफेस पे रखा हुआ है बिल्कुल, तो ये हमने कहां रखा है कि यहां पे सरफेस पे एक कॉइन रख दिया है। अब इस कॉइन को अगर ऊपर से कोई देखेगा तो देखो होगा क्या, यहां से रे जाएगी ऐसे, और यहां पे नॉर्मल बनेगा, अंदर क्या पानी, तो ये रे कहां जाएगी, उधर को, सेम एक रे जाएगी इधर, ये रे नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो जो ऊपर से ऑब्जर्वर होगा उसके हिसाब से ये जो नीचे रखी चीज है वो कहां दिखेगी, यहां पे, तो वो लिफ्टेड दिखेगी, हाँ जी, ठीक है। इसी को देखो बच्चे, अब इसी को हम एक बार डेप्थ में पढ़ते हैं इस टॉपिक को। अ वाटर टैंक appears to be shallower, that is less deep than what it is actually is. This is on an account of refraction of light. अब ना डायग्राम बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग डेरिवेशन करते चलेंगे। पहले देखो जरा, let object is at O and OA is equal to x, which is real depth. अभी एक बार डायग्राम बना लेते हैं, उसके साथ फिर डिस्कस करते चलते हैं। देखो अपने पास मान लेते हैं ये हमारा सरफेस है, इसके नीचे सारा क्या है, पानी, ठीक है, यहां तक ये हमारे पास सारे में पानी है, डन है। अब इसकी जो हम डेप्थ मान लेते हैं इस पॉइंट की, ये हमने मानी हुई है टोटल x, ये लो सेम जो अपने नोट्स के अंदर है एज इट इज सेम मानता चल रहा हूं मैं, ये आ गया हमारे पास x। इस पॉइंट का नाम हमने रखा है बच्चे O, क्लियर है। अब हम कर क्या रहे हैं, हम इसको किसी एंगल से देख रहे हैं,
ठीक है, लेट अस कंसीडर द ऑब्जेक्ट O इज एट द डेप्थ x इनसाइड द वाटर। तो जब हमने इसको देखा, देखो यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखता कब है, जब कोई लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल रही होगी, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट अगर हम तक पहुंचेगी तो हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो हम जब साइड से उसे देख रहे हैं तो यहां से क्या हुआ, यहां से लेट अस अज्यूम ये लाइट है जो ऐसे जा रही है, अब यहां पे बना एक नॉर्मल, तो ये लाइट कहां जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी कि नहीं, ये डेंसर टू रेयर जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर हमारा अब जो ऑब्जर्वर है वो सी पॉइंट पे यहां पर है, तो उसके हिसाब से ये लाइट बिल्कुल पीछे सीधा सीधा यहां से आ रही है कि नहीं, और उसे इस जगह पे ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। बात समझ में आई है? तो वो अब उसको एपरेंट डेप्थ कितनी दिखी, इतनी, उसके हिसाब से यहां पर ऑब्जेक्ट, तो इसको हम क्या कहेंगे, एपरेंट डेप्थ, और एक्स क्या था हमारा, एक्चुअल डेप्थ। क्लियर है ये वाला टॉपिक, समझ में आ रहा है? तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, अब यहां ना एक और चीज समझना बचे, एंगल्स का गेम, और यहां पे ध्यान देना है एक बारी। हमने मान लिया एक ऑब्जेक्ट O है जो OA रियल डेप्थ है, XY जो है फ्री सरफेस है ऊपर का, I क्या है वर्चुअल इमेज ऑफ O, एंड AI इज Y विच इज इक्वल टू एपरेंट डेप्थ विच इज लेस देन X। डन है? अब देखो जरा, AOB एंड OBN डैश इज इक्वल टू I। AOB एंड AOB वाला कौन सा एंगल है, यहां देखो मैंने नाम नहीं रखा था इसका, ये हमारे पास आ गया A, ये आ गया O, और ये पॉइंट आ गया B। अब एक बात देखो बेटा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ये है यहाँ पे, और ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल सेम आएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसी को दिक्कत है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस बिल्कुल सेम है। और यहां पर हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जितना एंगल ये है उतना ही एंगल यहां आएगा कि नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बिल्कुल सेम लाइन आ रही है यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए हैं, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम है, ये I और I सेम है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आ गए। डन है? अब हमारे पास अगर ये एंगल सेम है, यहां पर साइन I और साइन R की वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं साइन ऑफ I की वैल्यू निकालूं इस ट्रायंगल के अंदर, साइन I क्या निकलेगा बच्चा, साइन I निकलेगा AB बाय OB, निकलेगा कि नहीं, और साइन R क्या निकलेगा, साइन ऑफ R निकलेगा AB बाय, इसका नाम रख लेते हैं कुछ, मैंने यहां पे I रखा है, IB, AB बाय IB, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, किसी को इश्यू? अब अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं, साइन I बाय साइन R, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल बनेगा, AB कट जाएगा, है ना, हमारे पास क्या बचेगा, IB बाय OB, बचा कि नहीं, IB बाय OB बचा, IB बाय OB, किसी को दिक्कत, बिल्कुल ठीक है। अब मान लो कि हम बहुत ज्यादा दूर से अगर नहीं देख रहे हैं, ये एंगल बहुत छोटा है अगर, तो जो OB है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू AO, एंड जो IB है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू AI। ठीक है, ये कब है, जब I बहुत स्मॉल है, I एंड R आर वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, तो ये एंगल बहुत छोटा होगा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, बेसिकली जो ये वर्टिकल लाइन है उसके साथ जो ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन रहा है वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर के इक्वल होगा, तो हमने वही कर दिया है। ठीक है, ये वैल्यू यहां डाल देते हैं, तो साइन I बाय साइन ऑफ R इज इक्वल टू IB क्या है बेटा हमारे पास, Y, और ये X, और ये किसके इक्वल आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इक्वल। साइन I बाय साइन R तो हमारा सीधा सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि नहीं, किसी को इसमें परेशानी? डन है? एक मिनट, इसको देखना जरा, साइन I बाय साइन R की वैल्यू मैंने ठीक डाली है, जब मैंने डिवाइड कर रहा हूं तो IB बाय OB आ रहा है, बिल्कुल ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां पर ये वाला पार्ट निकल गया। हम जब एयर टू ग्लास के लिए लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल आता है कि नहीं उसका, अगर मैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता हूं, ये किसके हिसाब से निकला है, वाटर का एयर, वाटर टू एयर, लेकिन हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कैसे लेते हैं, एयर टू वाटर, हमेशा ऐसा रहेगा।
तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दूं A2 ग्लास के लिए तो वैलिड है कि नहीं? ये बात समझ में आई है रेसिप्रोकल क्यों किया है? तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आएगी x/y, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू वाटर के लिए रहेगा। क्लियर बात है बच्चा ये? तो अगर मैं एपरेंट डेप्थ निकालना चाहता हूं, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डन है? ये बात समझ में आ गई? क्लियर है बच्चा ये? ठीक है ना? चलो, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमारे पास वाटर का 3/4 है विद रिस्पेक्ट टू एयर, अगर वाटर का 3/4 है तो हम यहां डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं 3/4 विच इज 4/3 टाइम्स ऑफ x। डन है? डायरेक्ट आंसर आ गया। हाँ जी, 3/4, 4/3 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, तो 4/3, तो ये हमारे पास 3/4 आ जाएगा। डन है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डाली है सिर्फ 4/3 और कुछ नहीं किया। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो होती है वो 4/3 होती है। ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू 4/3 होती है, बस वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 3 ऊपर चला गया। क्लियर बात है बच्चे? इसके बाद अर्ली सनराइज, डिलेड सनसेट पता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पता है, एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार पता है, ये हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था, है ना? ह्यूमन आई एंड वो जो नेचुरल वो फिनोमिनास थे उसके अंदर हमने पढ़ा था कि इसके सबका आंसर क्या होता है, मल्टीपल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। ये क्लियर है बच्चा? अब इसके बाद हमारा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या? देखो एक बात समझो जरा, अपने को ये पता है कि अगर हमारे पास रेयर टू डेंसर जाती है लाइट तो क्या होता है, रेयर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हर बार लाइट अपना पाथ चेंज करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लेकिन पाथ चेंज करके जाती है। लेकिन TIR एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें अगर लाइट डेंसर टू रेयर जाए और किसी सर्टेन एंगल पे जाए कि अब वो बाहर निकलने की जगह विद इन द डेंसर मीडियम रिफ्लेक्ट कर जाएगी, उसको क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझना आप जरा, ये कैसे बात कर रहा हूं मैं। यहां पे हम मान लेते हैं कि इसके नीचे ये सारा जो पार्ट है ये क्या है, डेंसर है, ऊपर है एयर और नीचे है कोई डेंसर मीडियम, कोई भी लगा लो, वाटर लगा लो, ठीक है, ग्लास लगा लो, कुछ भी। डन है? अब इसके साथ साथ एक चीज समझना मेरे साथ, यहां पर अगर एक लाइट सोर्स है, बच्चे ध्यान देना सारे, एक बार इन्वॉल्व रहना, यहां लाइट सोर्स है, अगर यहां से सीधी लाइट जाएगी तो अनडेविएटेड सीधी निकल जाएगी, बिल्कुल ठीक है, सबको पता है। यहां से अगर इस एंगल पे जाएगी तो कैसे निकलेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिल्कुल ठीक है। और यहां से अगर इधर चली जाएगी, अब कहां जाएगी, अब और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद भी अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, अब कहां जाएगी, ये तो अब सरफेस पे आ गई, बिल्कुल। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया कि नहीं इस केस में? बात समझ में आई है? और अब मैं अगर इससे भी ज्यादा बड़े एंगल पे भेज दूं, अगर मैंने इससे भी ज्यादा बड़े एंगल पे भेजा तो ये लाइट अब कहां जाएगी, विद इन द सेम मीडियम रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं? ये बात समझ में आई है? हेलो बच्चा, क्लियर है? हाँ जी, आशीष सर के पास ये बात समझ में आई है? तो ये हमारे पास क्या हो गया है, जब हमने किसी सर्टेन एंगल, अब एक बात समझना है, सर्टेन एंगल क्या होता है, इस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ये क्या होता है, क्रिटिकल एंगल, एक ऐसा एंगल जो कि, और ये ध्यान रखना, ये फिनोमेना की मैंडेटरी कंडीशंस क्या हैं, दैट लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर कभी नहीं हो सकता। तो डेंसर टू रेयर जाते हुए ये जितने भी एंगल हैं, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है तो लाइट विद इन द डेंसर मीडियम रिफ्लेक्ट कर जाती है, रिफ्रैक्ट नहीं होती है। एंड दिस फिनोमेना of reflection of light within the same denser medium when angle of incidence is greater than critical angle is known as total internal reflection.
ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना मैंने क्यों कहा था अभी रिसेंटली, जितने भी तुम आज के टाइम पे इंटरनेट की हाई स्पीड की बात करते हो, ऑप्टिकल फाइबर्स, जगह जगह नाम सुना होगा, ऑप्टिकल केबल्स बिछाए जा रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। तुमने देखा हो अगर किसी के घर इंटरनेट लगाने वाले आए हो, तो अब वो नॉर्मल ऐसे करके तार प्लायर से नहीं फिट करते, उनके पास एक स्पेसिफिक मशीन होती है, एक अलग ही टाइप की, और उनके अंदर डाल के वो ऑप्टिकल केबल्स को कनेक्ट करते हैं। उसे अगर तुम पूरा पूरा मोड़ दो तो टूट जाएगी बिल्कुल, अंदर कांच है वो बेसिकली क्या है, वो ऑप्टिकल फाइबर्स, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक लगा लो या कांच लगा लो, उस टाइप का कुछ मटेरियल हम यूज करते हैं, जिसके अंदर डेंसर टू रेयर सिग्नल जाता है, लेकिन किसी ऐसे एंगल पे जाता है कि वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे स्ट्राइक करेगा दोनों के इंटरफेस पे, जिसकी वजह से वो विद इन द सेम डेंसर मीडियम रिफ्रेक्ट की जगह रिफ्लेक्ट होती हुई कॉन्टिन्यूसली आगे चली जाती है, और वो स्पीड ऑफ लाइट की तरह जा रही है एक तरह से, समझ रहे हो, सिग्नल बहुत तेज जा रहा है और वहां पे लॉसेस बहुत कम है, क्योंकि वो सीधा सीधा रिफ्लेक्ट होती हुई जा रही है। समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? अब ये जो हमारे पास है क्रिटिकल एंगल, समझ में आ गया बच्चा? क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल है, इट इज द एंगल फॉर पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टेक्ट एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। समझ में आ गया? एक ऐसा एंगल डेंसर मीडियम के अंदर जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग रिफ्रेक्टिव एंगल या रिफ्रेक्शन एंगल क्या रहेगा? राइट एंगल, 90 डिग्री रहेगा। क्लियर बात है? तो कंडीशन समझ में आ गई है? कंडीशन क्या रहेंगी? फर्स्ट कंडीशन, लाइट शुड ऑलवेज गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर। सेकंड कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब अगर मैं इसमें साइन आई बाय साइन लगाऊं, साइन आई बाय साइन आर लगाऊं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है, बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताओ, साइन आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन उस टाइम पे 90 बन जाता है कि नहीं? बात समझ में आई है? लेकिन अगर ये मैं मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूं तो 1 बाय म्यू लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेंसर टू रेयर निकल रही है कि नहीं? तो यहां से मैं साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ये रिलेशन निकाल सकता हूं कि नहीं? क्योंकि साइन 91 होता है, निकला। तो क्रिटिकल एंगल निकल जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसर मीडियम, रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, वो हमारे पास साइन सी के इक्वल आएगा, और वहां से हम क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। इसी के बेसिस पे some कुछ नेचुरल फिनोमिनाज हैं जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, उसके बाद मिराज फॉर्मेशन, ये सब है। देखो, पहला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस ऑफ डायमंड की बात करें, डायमंड समझ में आता है सबको क्या होता है? डायमंड पता है, डायमंड में ऐसा स्पेशल क्या है? डायमंड के अंदर जो कटआउट्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि लाइट एक बार अगर एंटर कर गई तो यहां से जब एंटर करेगी वो अगले सरफेस पे इस तरीके से स्ट्राइक करेगी कि वो हमेशा जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा। तो लाइट अब बाहर नहीं निकल रही है, वो विद इन द डायमंड ट्रैप हो गई है, वो अंदर ही अंदर हर बार मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होती जा रही है। तो वो हमें क्या कैसा दिख रहा है? जैसे शाइन कर रहा है, अंदर से ग्लो कर रहा है। बात समझ में आई है? तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है वो यही है कि नेचुरल लाइट एंटर करती है और बाहर निकलने से पहले बहुत ज्यादा बार रिफ्लेक्ट करती है विद इन दैट डेंसर मीडियम। डन है? और उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स देखो बहुत ज्यादा है, 2.42। अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा है, एंगल कितना है? क्रिटिकल एंगल 24.4 डिग्री। जितना कम क्रिटिकल एंगल उतना आसान है उससे ज्यादा बड़े एंगल पे उसको स्ट्राइक करवाना। जितना कम क्रिटिकल एंगल रहेगा उतना ज्यादा रिफ्रेक्टिव, मतलब उतना ज्यादा टीआईआर होने की संभावना ज्यादा बढ़ गई कि नहीं? क्योंकि थोड़ा सा भी इससे ऊपर हुआ वो टीआईआर हो जाएगा, थोड़ा सा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 24.4 डिग्री से ज्यादा होगा वो टीआईआर प्रोसीड करा देगा। डन है? अब इसके बाद आता है मिराज फॉर्मेशन। मिराज नाम सुना होगा ये वाला भी, हाँ, समुद्र, मतलब हमें जो रेगिस्तान वगैरह होते हैं उसके अंदर ऐसे लगता है जैसे पानी है, उसको हम मिराज कहते हैं। अगर तुम वैसे भी देखोगे गर्मियों में सड़कों के ऊपर ऐसे लग रहा होता है जैसे पानी है, कोई साइड से गाड़ी जाती है उसका अंदर रिफ्लेक्शन सा दिखता है, तो हमें लगता है कि वो पानी है। अब वो पानी दिखता क्यों है? अगर इस कंसेप्ट को समझो तो देखो, यहां पे ये मैंने बनाया हुआ इस तरीके से समझो जरा, इसमें है क्या? हमें ये पता है कि जो डेंसर एयर होती है, अगर सरफेस बहुत गर्म है, रेगिस्तान में क्या है? रेत है जो बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है। अगर वो बहुत गर्म हो गया तो उसने क्या करा? अपने सरफेस के आसपास वाली एयर को बहुत ज्यादा हीट अप कर दिया। हीट अप करने से वो डेंसर एयर ऊपर जाती जा रही है और जो लाइटर एयर है वो नीचे आती जा रही है। ठंडी हवा नीचे आ रही है और डेंसर वाली ऊपर जाती जा रही है, तो कम डेंसिटी वाली, हीट अप वाली जो ज्यादा गर्म हो गई है। अब जो जितना ज्यादा गर्म होती जाएगी गैस, उसकी डेंसिटी रिड्यूस होकर ऊपर आती जाएगी। तो एक तरह से ऊपर क्या बन गया? अब ऊपर
हमारे पास अलग डेंसिटी और नीचे की तरफ अलग डेंसिटी की एयर बन गई कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? उसकी वजह से अब हो क्या रहा है, जो नीचे की तरफ है, नीचे वाली जो गर्म हवा है, ऊपर वाली ज्यादा है, उसमें हमारे पास क्या हो गया, ऑप्टिकल डेंसिटीज का डिफरेंस क्रिएट हुआ। अब हो क्या रहा है, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री। मिराज देखो, पहले मिराज की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। Mirage is an optical illusion which occur usually in desert on hot summer days. The object, such as trees, appears to be inverted as the tree is on the bank of a pond of water. ठीक है? अब इसमें होता किस तरीके से ये सब? A ray of light from the top of the tree goes from denser to rarer medium, bending successively away from the normal at a particular layer. When the angle of incidence becomes greater than critical angle, समझना अभी से हो क्या रहा है, मैं एक बार रीड कर देता हूं। एंगल द TIR, that is total internal reflection, occurs and the total reflected ray reaches the observer AE appearing to come from I and the mirror or image of O, thus inverted image of tree created the impression of reflection from the pond of water. हो क्या रहा है, आप समझो। यहां पे हमारे पास पेड़ है, लाइट आ रही है, वहां पे टकरा के अलग अलग हर तरफ जा रही है, बाउंस बैक कर रही है। यहां से कोई लाइट आई, इस पे टकराई, टकरा के इधर गई। अब होना क्या चाहिए था, ऊपर की तरफ डेंसर और नीचे की तरफ रेयर मीडियम है, क्योंकि नीचे हीटअप बहुत ज्यादा हो रखी है एयर, है ना, नीचे वाली हीटअप होके इसकी डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो गई है, और ऊपर जो थोड़ी ठंडी हवा है कंपैरेटिवली उसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब हमारे पास लाइट आती है डेंसर से, यहां से रिफ्लेक्टेड लाइट आती है, डेंसर टू रेयर एंटर कर रही है। अब जब डेंसर टू रेयर एंटर करेगी, अगर यहां पर ये जो एंगल है ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया, तो ये रेयर में नहीं जाएगी, विद इन द डेंसर मीडियम रिफ्लेक्ट करेगी। अब यहां अगर ऑब्जर्वर उसे देखेगा रिफ्लेक्टेड लाइट को, तो उसको क्या दिख रहा है, इसकी इमेज यहां डॉटेड लाइन पीछे स्ट्रेच करेंगे तो इन्वर्टेड इमेज दिख रही है। ये कब दिखता है, जब हम पानी में देखते हैं, है ना। और सिंस ये एयर भी मूव कर रही है, ऐसा तो नहीं है कि स्टिल है, तो हमें ऐसे ही नहीं लगेगा कि जैसे पानी की लहरें हैं या वहां पानी के मूवमेंट के अंदर हमें रिफ्लेक्शन दिख रही है। समझ में आया? और इसकी वजह से हमें वहां पे मिराज फॉर्मेशन होती हुई दिखती है। इसकी वजह से हमें लगता है, ऑब्जर्वर को एक धोखा लगता है कि वहां पे पानी है। क्लियर है बच्चा? मिराज के बाद आता है टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। अब देखो, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म कुछ अलग नहीं है, एक ऐसा ग्लास प्रिज्म जिसके एंगल्स हमारे पास क्या है, प्रॉपर ये आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म है। यहां से हमने ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, ए बी, लाइट भेजी इधर, ये देखो यहां से गया, इसका क्रिटिकल एंगल 45 से कम होगा, तो ये विद इन द डेंसर मीडियम रिफ्लेक्ट कर गया, और यहां से 90 डिग्री पे आया तो एज इट इज बाहर निकल गया, यहां से आया एज इट इज बाहर निकल गया। अगर मैं इसको किसी और एंगल पे डालूंगा तो वो एज इट इज पीछे की साइड आ जाता है। सिंपल सी बात समझ में आ रही है इसमें। फिर है ऑप्टिकल फाइबर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको मैं बता रहा था कि हमारे पास जो इंटरनेट वाला केस है। देखो, TIR किस तरीके से ऑप्टिकल केबल्स में यूज होता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हैं हमारे, जो हमें प्रैक्टिस करने हैं। देखो, TIR के अंदर क्या है बेटा, हमारे पास ये एक ऑप्टिकल केबल है, इस ऑप्टिकल केबल के ऊपर एक और हम लेयर डाल देते हैं रेयर मीडियम की। ये क्या कर दिया, ये वाला जो हिस्सा है, मतलब समझ रहे हो, एक कांच की पाइप, उसके ऊपर एक और पाइप की कोटिंग चढ़ा दी है, लेकिन लेस ऑप्टिकल डेंसिटी वाली या रेयर मीडियम की। तो अब यहां से अगर मान लो मैंने किसी लाइट को इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया, अब यहां पे क्या बन गया, ये इंटरफेस बना कि नहीं, और डेंसर से रेयर मीडियम में जाने वाला बन गया, और ये एंगल अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो ये सीधा यहां आएगी, और यहां फिर सेम कहानी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और ये थ्रू आउट इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती हुई चली जाएगी कि नहीं। समझ में आया? ये हमारा फिनोमेना होता है बच्चे अपना ऑप्टिकल केबल्स का। समझ में आ गया ना ये वाली बात? तो इस, हाँ जी बेटा, मिरर कॉस्टली ज्यादा पड़ेगा, मुश्किल ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर हमें प्रॉपर कोटिंग चढ़ानी पड़ेगी सिल्वर की, बहुत कॉस्टली पड़ेगा, है ना। ये सस्ता पड़ेगा और मैनेज करना आसान है ना, क्योंकि कोटिंग स्मूथ कैसी हो रही है नहीं हो रही है वो टफ काम रहेगा। ये बात समझ में आ गई है सबको? तो these are based on the phenomena of TIR. Optical fiber consists of several thousand of very long, fine quality fibers of glass or quartz. The diameter of each fiber is of order 10 raised to the power minus 4 centimeter, with refractive index of material being of order 1.5. The fibers are coated with a thin layer of material of lower refractive index.